हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरी और स्वागत है आपका एक बार फिर सीएस एकेडमी के एक और नए वीडियो में। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स और मेटल्स में हमने सारी रिएक्शंस कंप्लीट कर ली थी कि कौन सी मेटल जब वाटर के साथ क्रिया करेगी तो क्या होगा, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में क्रिया करेंगी तो क्या होगा, और मेटल्स नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या होता है। ये सारी रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है और कहां से होती है। आप सभी ने देखा होगा कि ये हमारी क्या है, ये हमारे पास हमारी अर्थ है। तो ये अर्थ जो होती है हमारी, इस अर्थ के तीन पार्ट होते हैं, दो और एक तीन। जो पहला पार्ट होता है ये वाला, जो पहला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या है ये, क्रस्ट। और इसके अंदर वाला जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम मेंटल। क्या है ये, मेंटल। और जो सबसे एंड वाला पार्ट होता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोर। ठीक है। तो जितने भी प्रकार की धातुएं हैं, जितने प्रकार के मिनरल्स है, मेटल्स है, ये सब कहाँ पाई जाती है, ये सब पाई जाती है कोर के अंदर, सॉरी क्रस्ट के अंदर। कहाँ पाई जाती है, सारी क्रस्ट के अंदर। तो धातुओं के प्राप्ति का सबसे जो मुख्य स्रोत होता है हमारा, वो क्या होता है, वो होता है हमारी पृथ्वी का क्रस्ट, जहां से हमें जितने भी प्रकार के मेटल्स है, मिनरल्स है, खनिज लवण से, सब कहां से मिलते हैं, क्रस्ट के अंदर से। तो हमारे लिए जो मेटल की प्राप्ति का सबसे मुख्य स्रोत क्या होता है, वो होता है क्रस्ट। ठीक है। तो अब क्रस्ट निकालना है, उनको प्यूरिफाई करना है, ये सारी चीजें करनी रहती है। तो क्या बना दिया इसके लिए, एक ब्रांच अलग से बना दी गई। इस ब्रांच का क्या काम होता है, इस ब्रांच का काम होता है मेटल को खोदना, धातुओं को खोदना, उनको प्यूरिफाई करना, शुद्धिकरण। ये सारा काम कौन देखता था, ये सारा काम देखता था हमारी एक ब्रांच, विज्ञान की एक ब्रांच, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है, तो मेटलर्जी साइंस की एक ऐसी शाखा है, एक ऐसी ब्रांच है जो धातुओं की खुदाई से लेकर धातुओं के शुद्धिकरण तक, प्यूरिफिकेशन तक का सारा काम देखती है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है। आगे समझ में, कहां से प्राप्त होती है हमें, धरती के हमारे क्रस्ट से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं भू परपट्टी। क्या बोलते हैं, भू परपट्टी। यहां तक समझ में आ गया। तो हमने देख लिया क्या, एक हमने देखा मेटलर्जी, ये क्या है, एक शाखा है जो हमारी मेटल्स को खोदने से लेकर प्यूरिफिकेशन तक का सारा काम देखती है। दूसरा क्या, हमें क्रस्ट से हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स। क्या मिलते हैं, मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं मिनरल्स, तो मिनरल्स ऐसे पदार्थ या खनिज लवण होते हैं जो हमें पृथ्वी से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। किससे, जो पृथ्वी से प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम मिनरल्स कहते हैं, इन्हें हम खनिज लवण कहते हैं। ठीक है, खनिज कहते हैं। एक और क्या चीज है, एक और चीज जो प्राप्त होती है वो है, वो होती है ओर्स। ओर्स को क्या बोलते हैं हम, अयस्क। भैया अयस्क क्या होते हैं, तो अयस्क मिनरल्स का एक ऐसा भाग होता है जो 99% क्या होता है उसके अंदर, उसके अंदर मेटल होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम ओर्स कहते हैं। अगला क्या है, अगला है हमारा धातुओं का निष्कर्षण। अब निष्कर्षण क्या होता है, निष्कर्षण होता है कि जो पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी की जो भूपर्पट्टी है, ये क्या हमारी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी की जो भूपर्पट्टी जहां पे मेटल्स पाई जाती हैं, इस भूपर्पट्टी से, इस क्रस्ट से मेटल्स को निकालना, मेटल के शुद्ध रूप को प्राप्त करना है, क्या कहलाता है, धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है। नोट करना, क्या कहलाता है, धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है। तो हमने देखा था कि मेटल्स कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। किसके आधार पर, रिएक्टिविटी के आधार पर। हमने पढ़ा था क्या, कटरीना ने, याद रखना हमारी ट्रिक, कटरीना ने कार मांगी, क्या मांगी, कटरीना ने कार मांगी, अल्टोजेन फरारी, फिर भी हाय, फिर भी हाय क्यों मिली, क्यों मिली सिल्वर ओडी। ठीक है, ए ए जी और ए यू। तो हमने क्या देखा था, कुछ जो मेटल्स होती हैं,
कुछ मेटल्स जो होती है वो क्या होती है, अति क्रियाशील होती है। क्या होती है, अति क्रियाशील होती है। और कुछ मेटल्स क्या होती है, कुछ मेटल्स जो होती है ये कम क्रियाशील होती है। और कुछ मेटल्स जो होती हैं Hg, Au और Ag, हमारे गोल्ड, प्लेटिनम और सोना चांदी जो होती है ये क्रिया ही नहीं करती है, क्रियाशील नहीं होती है। अब समझना कि जो मेटल्स हमारी क्रिया नहीं करती, किसी भी तत्व से, किसी भी पदार्थ से जो क्रिया नहीं करती, तो वो तो डायरेक्ट हमें प्राप्त हो जाती है शुद्ध रूप में। वो क्या मिल जाती, वो डायरेक्ट प्राप्त हो जाती, उसके लिए हमें कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। बट जो मेटल्स बहुत ज्यादा क्रियाशील होती हैं वो क्या करती है, ये क्रियाशील मेटल्स क्या करती है, ये ऑक्साइड बनाती है। ये क्या बना लेती है, अपने ऑक्साइड बना लेती है, अयस्क बना लेती है। तो इन्हें प्राप्त करने के लिए, इन अयस्कों से धातुओं को प्राप्त करने के लिए कुछ विधियों का उपयोग में लाया जाता है। उन विधियों के द्वारा मेटल्स को अलग कर लिया जाता है और अशुद्धियों को अलग कर लिया जाता है। ठीक है, हम पढ़े थे कि जो अति क्रियाशील मेटल्स होती हैं वो क्या करती है, वो ऑक्साइड बनाती है। और क्या बनाएगी, सल्फाइड बनाएगी। और क्या बना लेगी, और बनाती है कार्बोनेट। ठीक है, तो ये क्या बना रही है, अयस्क बना रही है, ओर्स बना रही है। तो जो मेटल्स होती हैं जो ओर्स के रूप में हमें प्राप्त होती है, जो अयस्क के रूप में प्राप्त होती है, तो इन अयस्कों से मेटल्स को अलग करना ये क्या कहलाता है, धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है। ठीक है, तो हम धातुओं का निष्कर्षण समझ रहे थे। तो धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, अयस्क मिलता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ओर्स। ठीक है, तो जब हमें ओर्स प्राप्त हो जाता है, जब ये क्या होता है, ये अशुद्धियों वाली मेटल होती है जिसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां होती है। तो हम क्या करते हैं, इसका सांद्रण करते हैं। सांद्रण मतलब सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं कि अयस्क के अंदर मेटल का कॉन्सेंट्रेशन, मेटल की मात्रा कितनी है। इसके आधार पर हम क्या करते हैं, उसको तीन भागों में बांट देते हैं। जो धातुएं उच्च क्रियाशील होती है उन्हें एक तरफ रख देते हैं, जो मध्यम क्रियाशील होती है उन्हें एक तरफ रख देते हैं, और जो निम्न क्रियाशील धातु है उन्हें एक तरफ रख देते हैं। मतलब हमने धातुओं के कितने पार्ट कर लिए, तीन। जो अति क्रियाशील धातु है उन्हें अलग रख दिया, जो मध्यम क्रियाशील धातु है उन्हें अलग कर दिया, और जो निम्न क्रियाशील धातु जो क्रिया नहीं करती उन्हें अलग रख दिया। तो जो उच्च क्रियाशील धातु होती है उनको शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए हम करते हैं विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है जिसको मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, विद्युत अपघटन करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। तो अति क्रियाशील धातुओं के लिए तो हमारा मेथड क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन। ठीक है, जो मध्यम क्रियाशील धातुएं होती है वो क्या बनाती है, वो कार्बोनेट अयस्क बनाती है। क्या बनाती है, कार्बोनेट अयस्क बनाती है और सल्फाइड अयस्क बनाती है। अब इनमें क्या दो अयस्क बनते हैं। तो जो कार्बोनेट अयस्क बनते हैं उनको प्योर करने के लिए क्या करते हैं, निस्थापन विधि का यूज करते हैं। अब निस्थापन विधि क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस, मेटल को प्यूरिफाई करने की एक ऐसी प्रोसेस जिसमें O2 यूज नहीं होती है। इसको ऐसी जगह पे किया जाता है जहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस जीरो होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, निस्थापन बोलते हैं। आगे समझ में। और भर्जन क्या होता है, भर्जन को हम बोलते हैं रोस्टिंग। क्या होता है भर्जन, भर्जन एक ऐसी प्रोसेस होती है मेटल को शुद्ध करने की जहां पर O2 यूज की जाती है, जहां O2 अवेलेबल रहती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग या भर्जन कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। ठीक है, याद रखना। फिर क्या मिलता है, जब इसको प्योर करते हैं तो हमें मिलता है धातु ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। फिर उस मेटल ऑक्साइड को अपचयन करते हैं और क्या कर देते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन हो जाता है। आखिरी में क्या मिल जाती है, हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। ये किस केस में होती है, मध्यम क्रियाशील धातुओं के केस में। आखिरी क्या बचा हमारा, निम्न क्रियाशील धातु। अब ये धातु क्या होती है, बहुत रेयर क्रिया करती है, ये ज्यादा क्रियाशील नहीं होती, किसी से भी क्रिया नहीं करती। सल्फाइड अयस्क बनाती है। तो सल्फाइड अयस्क का काम क्या करते थे, भर्जन कर देते हैं, रोस्टिंग कर देते हैं। भर्जन क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्यूरिफिकेशन करने का एक ऐसा मेथड जिसमें मेटल को हम प्योर करते भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब हम मिलते धातु मिलती है और उसको रिफाइन कर देते हैं, उसका परिष्करण करके हमें प्योर मेटल प्राप्त हो जाती है। तो ये चार्ट है, इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लेना। ठीक है, अब हम एक एक मेथड को अच्छे से पढ़ेंगे। विद्युत अपघटन क्या होता है, भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, ये सारी चीजें हम एक एक रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, क्या है निस्तापन, ये एक एक दो दो नंबर में इसकी डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है, इसलिए इनको याद कर लेना। निस्तापन क्या होता है, तो निस्तापन धातुओं को शुद्ध करने की एक ऐसी विधि होती है जिसमें ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या नहीं होता है, ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, O2 यूज नहीं होती।
ठीक है। और भर्जन क्या होता है, इसको बोलते हैं रोस्टिंग। क्या है, रोस्टिंग। तो ये क्या है, धातुओं को शुद्ध करने की ऐसी विधि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में की जाती है। क्या होता है इस भर्जन में O2 यूज की जाती है। अब भर्जन में क्या होता है, धातुओं को गर्म किया जाता है आग की प्रेजेंस में। तो जहां आग जलेगी वहां तो O2 होगी ही सही, क्योंकि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग नहीं जलती है। आगे समझ में। तो आप समझना, याद रखना कि भर्जन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन यूज की जाती है, और निस्तापन जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं की जाती है। ठीक है। अगला क्या है, विद्युत अपघटन विधि। तो ये विधि किसके लिए यूज की जाती है, ये विधि अतिक्रियाशील जो मेटल्स होते हैं, जो अतिक्रियाशील धातुएं होती है, उनके प्यूरिफिकेशन के लिए यूज की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, एक एनोड की रोड ली जाती है और एक कैथोड की रोड ली जाती है। मान लो ये हमारी क्या है, ये कैथोड रोड है, और एक हमारे पास एनोड की रोड है। ठीक है। इन दोनों रोडों को क्या करेंगे, एक बीकर के अंदर NaCl का सोल्यूशन लिया, विलियन लिया, और विलियन के अंदर हमने दोनों रोड को डाल दी, और इन्हें क्या कर दिया, एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। और जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है, मतलब करंट का फ्लो किया जाता है, तो NaCl क्या करता है, अपने धन आयन और ऋण आयन में टूट जाता है। तो जो धन आयन है वो ऋण आयन कैथोड से जाके चिपक जाते हैं, और जो ऋण आयन है वो क्या करते हैं, वो एनोड पे आके चिपक जाते हैं। ठीक है। और एंड में क्या बचता है, जो मेटल होती है, जो प्योर मेटल होती है, वो हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है। आगे समझ में। सबसे पहले उच्च क्रियाशील धातुओं के लिए हमने विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग किया। ठीक है। वो जो मध्यम क्रियाशील धातुएं होती है उनके लिए हम क्या करते हैं, निस्तापन और भर्जन विधि का उपयोग करते हैं। और हमारा आखिरी क्या बचता है, निम्न सक्रियता वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो निम्न सक्रियता वाली कौन सी धातु होती है, जो बहुत कम रिएक्टिविटी वाली होती है, जो कम सक्रिय होती है। ठीक है। तो ये धातुएं क्या है, ये धातुएं अनअभिक्रियाशील होती है, मतलब ये धातुएं अभिक्रिया नहीं करती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त हो जाती है। तो ये क्या बनाती है, हमने पढ़ा था, हमने टेबल के अंदर सारणी में हमने देखा था, क्या सल्फाइड अयस्क बनाती है। तो ये सल्फाइड जो ऑक्साइड होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको जैसे ही गर्म करते हैं तो ये सल्फाइड अयस्क धातुओं से अलग हो जाती है, और धातु शुद्ध रूप से धातु हमें प्राप्त हो जाती है। रिएक्शन देखना, जैसे हमारे पास है ये मरकरी सल्फाइड, ठीक है, HgS। इसको जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये मरकरी ऑक्साइड बनाता है, और क्या बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है। फिर क्या करा हमने, ये जो मरकरी ऑक्साइड बना, इस ऑक्साइड को जब हमने गर्म करा, हमने इसको गर्म करा, तो क्या होता है, मरकरी अलग हो जाती है और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। अब ये क्या है, ये सॉलिड अवस्था में होता है, और ये गैसीय अवस्था होती है। ठीक है। फिर इस सॉलिड को जब हम पुनः हीट करते हैं, वापस गर्म करते हैं, तो क्या होता है, ये सॉलिड और ये मरकरी हमें प्राप्त हो जाती है, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है।